नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी संघ, संदेश और सियासत। जी हाँ, संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने संघ चालक पद को लेकर साफ कहा कि ये जिम्मेदारी किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं है। उनके मुताबिक जो व्यक्ति हिंदू समाज और संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करता है वह इस पद के योग्य हो सकता है। इस बयान को इस राजनीति के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस लगातार संघ और बीजेपी पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाती रही है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी राय रखी। ऐसे में अब सवाल है कि क्या कांग्रेस के आरोपों पर इसे संघ की वैचारिक सफाई मानी जाए या करारा जवाब, और आखिर मोहन भागवत के बयान के क्या मायने निकाले जाएं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते। अगर अब भी किसी को कोई शंका हो तो वो दूर कर लें। RSS प्रमुख मोहन भागवत का ये कहना है कि सरसंघ चालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है, बल्कि जो हिंदू संगठन के लिए काम करता है, जो हिंदू है, वो सरसंघ चालक बन सकता है। इसके कई मायने हैं। उनके इस बयान को कांग्रेस के उन आरोपों का काउंटर भी माना जा रहा है, जिसमें वो बीजेपी को घेरने के लिए ये आरोप लगाती रही है कि संघ में किसी भी दलित या आदिवासी को सरसंघ चालक नहीं बनाया जाता। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने तो वीर सावरकर को भारत रत्न देने का सवाल कर कहा, अगर सावरकर को भारत रत्न मिले तो इससे पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। मोहन भागवत ने अपने बयान के जरिए कई संदेश दिए, चाहे बात महापुरुष को सम्मान देने की हो या फिर इन दिनों चल रही जाति की राजनीति की। हालांकि अब मोहन भागवत के बयान को बीजेपी और कांग्रेस कैसे देख रहे हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने संघ की जो स्थापित पद्धति है उसी को बात कही है। संघ में हम किसी को जाति के आधार पर नहीं देखते। संघ में सारे स्वयंसेवक हिंदू होते हैं। कर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर, संगठन की आवश्यकता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर निर्णय होता है। सब लोग मिलकर निर्णय करते हैं। जाति हमारे लिए कोई इस विषय नहीं है। देखिए, जिस तरीके से जो RSS और बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, मोहन भागवत जी पहले भी बयान दे चुके हैं कि भारत में सभी हिंदू हैं। अब इसमें ये जो बयान इन्होंने दिया है कि वो हिंदू होना चाहिए, अरे हम तो ये कहते हैं, हम तो एक बार और भी कह चुके हैं कि भाई आप दलित कब बनाओगे, RSS प्रमुख। और इसके बाद भी इन्होंने जिस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा जो करते हैं, ये देश हित में और जनहित में नहीं है। ये केवल हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। अब सीधा सवाल ये है कि क्या संघ प्रमुख का बयान विपक्ष के हमलों को कमजोर करेगा? क्या SC ST OBC वाली राजनीति के जरिए बीजेपी को टारगेट करने वाले प्लान की मोहन भागवत ने हवा निकाल दी है, या सावरकर को भारत रत्न देने की बात कहकर एक नई बहस को जन्म दिया गया है? खैर, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है, संघ प्रमुख का बयान वर्तमान की राजनीति में कई संकेत देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाली TV। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से, और कुछ ही देर में संघ की जानकार दिनेश जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, दो संदेश हम इसमें देख सकते हैं। एक सरकार के लिए कि वीर सावरकर को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं, क्योंकि भले उन्होंने कहा हो कि वो उनका कद उससे ऊंचा है या उसका सम्मान बढ़ेगा भारत रत्न का, और दूसरा ये भी कि संघ प्रमुख कोई भी बन सकता है। ये जो बार बार कांग्रेस और बाकी लोग कहते हैं कि दलित क्यों नहीं, आदिवासी क्यों नहीं, महिला क्यों नहीं,
देखिए मनोज जी, दोनों ही अपने अपने नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। संघ में तय है कि संघ प्रमुख तो हिंदू बनेगा ही, कोई भी हो सकता है। वो एक तरह से जातिवाद पे, जो जाति की जनगणना की पहले वकालत कर रहे थे राहुल गांधी, जातियों में बांटने की जो कोशिश कर रहे थे, उस पर एक तरह से हमला है कि जातिवाद जात पात की बात नहीं होती संघ में। संघ को उसमें घसीटने का प्रयास हाँ, किया। संघ में उसको घसीटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि संघ में आप देखिए, संघ ही वो एक संगठन है जिसने तमाम जातियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। चाहे मंदिरों में आप देखिए दलित समाज को प्रवेश की बात हो, चाहे कुएं के घाट पर दलित समाज के लिए अलग एक पार्ट की बात होती, उसको एक पार्ट पर लाने की बात हो। वो एक समरसत्ता का एक भोज कराते हैं, वो सभी दलों सभी समाजों को समरसता का भोज कराते हैं। एक संघ ही है, चाहे वो आदिवासी यदि जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई समुदाय में जा रहे हैं उनको रोकने का काम करता है संघ। आप चाहे दलितों को उनके हक दिलाने की बात करता हो संघ। तो आप जब उसको बांटने की कोशिश करोगे तो ये कोशिश कौन कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है एक वोट बैंक को साधने वाले। तो संघ जातियों से परे है, वो एक संगठन है जो सब जातियों को एक झंडे के नीचे लेकर आया है, हिंदुत्व के झंडे के नीचे, कि हम सब समान हैं। और बार बार हर मंच से ये बात की जाती है, लेकिन उस पर हमला कैसे कर सकते हो आप? कोई राजनीतिक दल तो है नहीं है, राजनीति में निर्णय तो ले नहीं रहा है वो। उस पर हमला करने के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही है, क्या? जैसा आप संघ प्रमुख कभी कोई दलित क्यों नहीं बना? तो संघ प्रमुख का चयन क्या दलित के आधार पर हुआ है? निश्चित तौर पर संघ की एक पद्धति है, उस आधार पर संघ प्रमुख का चयन होता है। एक प्रक्रिया है निरंतर जो चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और दूसरा हमला करते हैं साहब, राष्ट्रवाद की बात करता है संघ, तो संघ बोले अपने संघ कार्यालय में तिरंगा उन्होंने लंबे समय तक नहीं फहराया था, ये आरोप उन पर लगाए जाते हैं। तो कांग्रेस संघ पर निशाना साध के अपना जो विरोधी दल है बीजेपी, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहती, क्योंकि संघ की सपोर्ट से ही बीजेपी आज की तारीख में यहाँ है। बैक सपोर्ट है, संघ मजबूत है, और बीजेपी से लड़ रही है कांग्रेस, वो उससे लड़ भी सकती है बिना संघ के। तो वो कहीं ना कहीं संघ को कमजोर करना चाहती है। संघ में एक तरह से ये लोगों का जो भरोसा संघ के प्रति जागा है उसको कमजोर करने की कोशिश, जो संघ की एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो जड़ें मजबूत थी, जो संघ का फैलाव हुआ है, जिस तरह से संघ निर्णय ले रहा है, लोगों का भरोसा जागा है, खासकर हिंदुओं का भरोसा जागा है। तो इसलिए उस पर बीजेपी पर हमला ना करके वो संघ पर हमला करती। दूसरी बात सावरकर की कही है, सावरकर पर यदि संघ प्रमुख कहते हैं कि भारत रत्न उन्हें दिया जाए, तो सावरकर निश्चित तौर पर काला पानी की सजा उन्हें पाई है। भारत रत्न वो नहीं भी मिले तब भी वो एक तरह से रत्न है। और जब जब कांग्रेस हम देखते हैं कि सावरकर पर आती है, एक वोट बैंक उससे नाराज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है कि आप सावरकर का जिक्र करेंगे तो आप एक महाराष्ट्र में आपको एक नुकसान होगा। सावरकर को मानने वाले बहुत से हैं, और निश्चित तौर पर सावरकर ने वो काला पानी की सजा भुगती है, वो सजा किसी ने भी नहीं भुगती जो उन्होंने भुगती है। तो आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दो काला पानी की सजा हुई, ऐसी सजा किसी को नहीं मिली जो यातनाएं उन्होंने झेली हैं। तो सावरकर का एक अपना कद है, उन्हें भारत रत्न मिले या ना मिले, वो उनका कद को कोई कमजोर नहीं कर सकता है, भले ही लाख जतन कर ले कांग्रेस। तो आप देखिए कि जब जब भी इस तरह की बात होती है, कांग्रेस का कांग्रेसी के अंदर ही विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तमाम इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं या पलटाया जाने लगता है कि आप देखिए क्यों इंदिरा गांधी ने। क्या मान के चलें कि भारत रत्न की घोषणा आगने वाले जब भी होंगी, निश्चित तौर पर तो हो सकता है कि वीर सावरकर और वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसमें जो कोई बुराई प्रमुख नहीं। है, ऐसे लोगों को भारत रत्न मिल गया है मनोज जी, जो खुद ही अपना भारत रत्न ले लिया। उनसे तो लाख गुना नहीं, हजारों गुना ज्यादा बेहतर है ना भारत रत्न देना। सावरकर को क्या योगदान था लोगों का कि उनको भारत रत्न मिला जाए? ऐसे ऐसे लोगों को मिल चुका है ना। पहले हम यदि पिछले इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मिल चुका है। तो क्या आप मजबूत दावेदार नहीं समझते हैं भारत रत्न से? सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप, आपका एक नैरेटिव गड़बड़ होता है, आपको लगता है। तो फिर एक ये मान के चले वीर सावरकर के बाद फिर एक रास्ता खुलेगा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, क्योंकि संघ के 100 साल पूरे हो गए, जब गीतकारों को मिल सकता है, कृषि वैज्ञानिकों को मिल सकता है, संगीतकारों को मिल सकता है, खिलाड़ियों को मिल सकता है, नेताओं को मिल सकता है। आप बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? पहले क्या राजनेताओं को नहीं मिला क्या? उनके योगदान पर नहीं मिला क्या? क्या प्रधानमंत्रियों को नहीं मिला क्या? तो क्यों वीर सावरकर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हेडगेवार को क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो क्या वो इससे अछूत हैं? उनका योगदान नहीं है क्या? योगदान तो उनका भी है, महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन एक विचारधारा की सरकार थी, वो उनको नापसंद करती थी, देना नहीं चाहती थी, तो नहीं दिया। तो जब जो दूसरे विचारधारा की सरकार आई है तो उसको देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इसमें क्या बुराई है? जब आपने उसको बांट दिया, खिलौनों की तरह आप बांटते रहे, तब किसी ने ऐतराज नहीं लगाया।
और जो काबिल लोग हैं उनको मिल रहा है, तो आज आपको आपत्ति हो रही है। तो मुझे नहीं लगता मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और तब भी इस पर सियासत होगी, और इस सियासत के जो भी नफा नुकसान होंगे वो तो आने वाला समय जब मिलेगा तब पता चलेगा। लेकिन एक तरह से साफ कर दिया है मोहन भागवत ने दोनों चीज़ों में। एक संकेत दे दिए सरकार को कि आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए, दूसरा संकेत उन्होंने दे दिया कांग्रेस को कि आप जात पात की बात भले ही करें, संघ में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, संघ प्रमुख जो भी होगा भविष्य में जो भी बनेगा वो हिंदू बनेगा। अब कोई ईसाई को किसी मुस्लिम को लाकर तो संघ प्रमुख बनाएंगे ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो जिस विचारधारा से चल रहा है, जो हिंदुत्व को लेकर चल रहा है, वहां तो सभी हिंदू है ना। संघ में किसी जाति के आधार पर कभी भेदभाव होते नहीं देखा है। संघ के जितने भी लोग हैं वहां पे कोई जाति की बात नहीं होती। तमाम लोगों जो संघ की शाखा में नहीं गए हों, संघ से नहीं जुड़े हों, वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल। कि वहां पे जाति हो। संघ तो सभी जातियों को एक जगह लेकर आ रहा है, एक घर में लेकर आ रहा है, एक पाठ पर लेकर आ रहा है, एक मंदिर में लेकर आ रहा है। आप उसको जातियों के आधार पर सिर्फ उस पर निशाना साध सकते हो, उसका कुछ होने वाला नहीं। तो दोनों चीजें स्पष्ट कर दी हैं संघ प्रमुख ने। चलिए, संघ प्रचारक दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, संघ के जानकार माफ कीजिए। तो दिनेश जी, दो चीजें महत्वपूर्ण है संघ को लेकर, एक जो मोहन भागवत जी ने दोनों चीजें कही हैं, एक वीर सावरकर को भारत रत्न की बात, और दूसरा जो संघ प्रमुख के चयन को लेकर सवाल उठते हैं कि केवल हिंदू होना जरूरी है और वो कोई भी बन सकता है। तो कैसे देखें, ये किसको जवाब दे रहे हैं वो, और एक तरह से एक संकेत दे रहे हैं केंद्र की सरकार को, भैया 6 साल अटल जी रह लिए, 11 साल मोदी जी को हो गए हैं, तो अब तो कम से कम वीर सावरकर को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। और हाल ही हमने देखा महाराष्ट्र के जो चुनाव में था, एक बड़ा मुद्दा था, जो देवेंद्र फडणवीस ने भी एक प्रस्ताव बनाकर 2 बार केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। महाराष्ट्र में तमाम सारे राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं। देखिए, जहां तक वीर सावरकर जी को भारत रत्न पुरस्कार देने की बात है, तो मैं समझता हूं कि भारत रत्न पुरस्कार भी वीर सावरकर जी की योगदान के समक्ष और उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए, और उन्होंने जिस प्रकार का योगदान दिया है देश की स्वतंत्रता में, और देश में एकता समरसता स्थापित करने के लिए सावरकर जी ने जिस प्रकार का बलिदान दिया है, जिस प्रकार का कार्य किया है जीवन पर्यंत, तो भारत रत्न पुरस्कार तो उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। भारत रत्न भी उनके लिए सावरकर जी के समक्ष जो है एक बहुत ही छोटा सम्मान है। और लेकिन वही तो सवाल उठ रहा है ना कि जब इतने साल पहले अटल जी प्रधानमंत्री रहे 96 से 2000 के कालखंड में 3 बार 13 दिन 13 महीने और फिर लगभग 4.5 साल, और अब मोदी सरकार, क्योंकि हमने एक जो लिस्ट देखी है, हमने देखी कि नरसिम्हा राव को उन्होंने दिया है, अडवाणी जी को दिया है, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह को तो हाल ही में दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को मिल गया है, भूपेन हजारिका हैं, एक लंबी फहरिस्त है, मदन मोहन मालवीय हैं, तो फिर अब तक सावरकर जी को क्यों नहीं? वो फिर ये सवाल फिर संघ प्रमुख को क्यों उठाना पड़ रहा है? देखिए, अगर अभी तक नहीं मिला तो ये एक हमारी भूल है, और हमें अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए उस गलती को सुधारने का अवसर मिला है, तो हमें वो बिल्कुल अवसर का लाभ लेना चाहिए, और वीर सावरकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। ये आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणास्पद बात होगी, और बहुत ही योग्य और त्यागी पुरुष थे वो वीर सावरकर जी। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्त्र आहुति दे दी। कितने नौजवानों को प्रेरणा देके, चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों को प्रेरणा देके उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रति ओतप्रोत किया। तो उनका योगदान तो अतुल्य है, अविस्मरणीय है। और क्या मान के चले फिर हम निकट भविष्य में हेडगेवार जी को भी भारत रत्न मिल सकता है? क्योंकि जो संगठन उन्होंने बनाया, हालांकि कांग्रेस और तमाम लोग सवाल उठाते रहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं है। नहीं, हेडगेवार जी का तो स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान रहा है, जेल भी गए हैं, संघ की स्थापना से पहले भी जेल गए हैं, उसके बाद भी जेल गए हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है समस्त हिंदुत्व को संगठित करने में, इस देश को संगठित करने में, इस देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने में, राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत करके देश के प्रति समर्पित करने में, एक चरित्र निर्माण में हेडगेवार जी का बहुत अतुल्य योगदान है। हेडगेवार जी को भी अगर भारत रत्न देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये एक ऐसी महान व्यक्तित्व है सावरकर जी या हेडगेवार जी, जिनके सामने भारत रत्न सम्मान भी बहुत छोटा नजर आता है। एक दूसरे लोगों में जिन साहब एक बड़ी जिज्ञासा रहती है कि संघ प्रमुख का चयन कैसे होता है, क्योंकि हमने जो अभी परंपरा देखी है हेडगेवार जी से,
रज्जू भैया के समय तक या देवरस जी तक कि वो अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। बाद में परंपरा रज्जू भैया ने तोड़ी कि मरणोपरांत नहीं, उनके जीते जी उन्होंने किया है। तो इसका चयन कैसे होता है? क्योंकि एक मोटी जानकारी है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इसका चयन करती है। देखिए, संघ प्रमुख के चयन में कई बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनका सीनियरिटी, उनका योगदान, उनका ज्ञान, उनका समर्पण और फिर प्रतिनिधि सभा में उनका चयन होना, ये सब बातें बहुत महत्व रखती हैं। और संघ प्रमुख जो है वो एक तरह से व्यक्तित्व में, चरित्र में शिरोमणि व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को ही, इस प्रकार के शख्सियत को ही संघ प्रमुख बनाया जाता है और यही परंपरा रही है अभी तक। जितने परम तो ये जो बार बार कांग्रेस आरोप लगाती कि आदिवासी कब बनेगा, दलित कब बनेगा, तो ये कोई जाति का फैक्टर भी एक मायने रखता है कि संघ प्रमुख के चयन में? हमारे यहाँ जाति का और कास्ट का या किसी भी प्रकार की कोई विभेद नहीं माना जाता। संघ में सब समान है। संघ में जाति को और धर्म को ये कोई नहीं देखा जाता, कोई जैन है या बौद्ध है या कोई है। हमारे यहाँ पूरा हिंदुत्व जो है, सनातन जो है, वो सबको सम्मिलित करके समग्र सनातन धर्म को हम लोग कंसीडर करते हैं। और देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण और चरित्र निर्माण, चरित्र की ऊंचाइयां जो है, वही एक मेन कंसीडरेशन होता है। और प्रतिनिधि सभा में इसका अंतिम चयन होता है। जाति का कोई नहीं है। आज संघ प्रमुख ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे यहाँ जाति का कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति संघ प्रमुख हो सकता है। समग्र हिंदू समाज को लेकर संघ चलता है और यही संघ का अंतिम लक्ष्य है। राष्ट्र में सामाजिक समरसता स्थापित करना और देश को, समस्त हिंदुत्व को संगठित करके देश को फिर से विश्व गुरु के सम्मान को दिलाना, यही संघ का अल्टीमेट एम है, लक्ष्य है। और इसी को प्राप्त करने की दिशा में परम पूज्य संघ चालक जो है वो तो एक माध्यम होते हैं, एक साधन होते हैं। लक्ष्य हमारा बड़ा है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग अग्रसर होते हैं। तो ब्रजेश जी, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस भले आज विरोध करे, लेकिन एक जो इंदिरा गांधी के कालखंड की हम बात करें तो उन्होंने जो जन्म शताब्दी वर्ष था सावरकर का, उसमें उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि भारत का एक उल्लेखनीय पुत्र है सावरकर, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। और जिसमें उन्होंने लिखा कि सावरकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साहसपूर्ण विद्रोह और हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक विस्तार स्थान रखता है। 1970 में डाक टिकट जारी करती हैं। उनकी 87वीं जयंती पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी होता है। और एक जो सावरकर के लिए उन्होंने एक मेमोरियल फंड जो बना था, उसमें इंदिरा गांधी ने अपने निजी खाते से 11,000 रुपये का दान दिया। उसी दौरान उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। जब उनका निधन हुआ सावरकर का, तो इंदिरा गांधी ने बाकायदा एक शोक संदेश जारी किया जिसमें उनके साहस और देशभक्ति का प्रतीक बताया गया। संसद में उनका तेल चित्र लगा हुआ। उसके बाद भी कांग्रेस, आज की कांग्रेस को बड़ी दिक्कत होती, सावरकर का जिक्र होती कि उनको सम्मान क्यों दिया जा रहा है, उनको वीर क्यों कहा जाता है। उनके जो प्रवक्ता आज के, वो कहते वो तो माफ़ी वीर थे, माफ़ी वीर सावरकर थे। देखिए, सावरकर जी की जीवनी पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, उनकी जीवनी का अध्ययन करेंगे जी, तो प्रारंभ से लेके अंत तक सावरकर जी के विचार, उनका योगदान, उनका सर्वस्व समर्पण, ये सब चीजें अद्भुत हैं, अतुल्य हैं। इनका कोई समकक्ष है नहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। जो उनका समर्पण रहा है, जिस प्रकार की यातनाएं सावरकर जी ने भुगती हैं। मैं आऊंगा दिनेश जी आपके पास, अभी ब्रजेश जी से बात कर लूं, थोड़ा एक सवाल इन्हीं से था। देखिए मनोज जी, सावरकर को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। अब तक आप देखिए कि क्या देश में सावरकर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे जो हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, आंदोलन में भागीदारी की है, उनको किनारे किया गया है। एक सावरकर ही नहीं है, सावरकर के योगदान के साथ साथ बहुत सारे लोगों के योगदान को भी किनारे किया गया है। क्योंकि एक तरह से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि सिर्फ गांधी नेहरू परिवार या उनसे जुड़े जो उनके विचारधारा से, नेहरूवाद से जो प्रभावित थे, उन्हीं लोगों ने आज़ादी दिलाई, या बाद में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के या जो कम्युनिस्ट विचार, बाकी के जो लोग उनकी विचारधारा से या उनके विचारों से सहभाग नहीं थे या उनसे शामिल नहीं थे या उनके विचारों के विरोधी थे, उनको किनारे कर दिया गया। उसमें एक वीर सावरकर भी थे। इस वजह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। पूरे देश में यह जताया गया कि आज़ादी किसने दिलाई। कांग्रेस क्या कहती है, हर बार में क्या कहती है, कांग्रेस का एक ही शब्द है, आज़ादी में हमारा आंदोलन योगदान रहा। ऐसे उन नेताओं का आंदोलन भी रहा है, ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका योगदान रहा, लेकिन उनको उतनी तवज्जो मिली नहीं है इतिहास में, चर्चा में, क्योंकि कांग्रेस उनको अपना नहीं मानती है ना। जिनको वो अपना मानती थी उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताया गया, और जो योगदान में थे
लेकिन वो कांग्रेस जिनको अपना नहीं मानती थी उनको कमजोर करने की कोशिश की गई है। वही एक फर्क है, इस वजह से कांग्रेस को आपत्ति होती है, क्योंकि उनका जो एक नैरेटिव है जो सेट करना चाहते हैं, वो जो देश को बताना चाहते हैं लोगों को कि देखिए आज़ादी तो हमने दिलाई है, इन्होंने तो नाखून भी नहीं काटा। लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया है, लेकिन उनको इतिहास में उतनी तवज्जो नहीं मिली, कांग्रेस ने उनको उतना सम्मान नहीं दिया। चाहे भारत रत्न देने की बात करें, चाहे अन्य चीज़ों की बात करें, या तो उन्होंने मौन साध लिया या फिर उन्होंने सम्मान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया ना क्योंकि उनका नैरेटिव उससे कमजोर होता है। वीर सावरकर का विरोध करने भी इसी वजह से है कि उनका नैरेटिव कमजोर होता है कि भाई वीर सावरकर का योगदान आप कैसे भुला सकते हो, इंदिरा गांधी नहीं भुला रही, तब वो परिस्थितियां नहीं थी। आज परिस्थितियां बदल गई है ना। यही कांग्रेस थी तब कहती थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जातिवाद के खिलाफ थी, वो सब कुछ चाहती थी। आप जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। आप इसी सरकार में देखिए, कांग्रेस के दौर में ये शुरुआत हुई ना। नहीं, खुद राजीव गांधी ने संसद में जब विरोध किया था इसका, पुरस्कार दिया जाता था बिल्कुल कि भाई आज भी वो है कि भाई आप किसी दलित से या किसी से पिछड़े से शादी कर लेंगे उच्च श्रेणी वाला, तो आपको वो दिया जाएगा, नगद सरकार ने प्रावधान किया, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन धीरेन्द्र जी ऐसा नहीं लगता है, ये इसलिए किया ना कि इस भेदभाव को मिटाया जाए। लेकिन अब वो नैरेटिव उनका काम का नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, अब वक्त नहीं आ गया कि इन सारी चर्चाओं के बीच में इतिहास का पुनर्लेखन फिर से कराया जाए, खासतौर से जो स्वतंत्रता संग्राम का, क्योंकि हमको जो है पराजितों का इतिहास पढ़ाया गया है, या तो अतीत में चाहे वो मुगल हो या दूसरा आक्रांता जो भी हो, और बाद के इतिहास में जो संघ, ये जो जिनकी चर्चा कर रहे हैं वीर सावरकर, ये ऐसे हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, या तो उनका इतिहास 2-2 4-4 लाइनों में सिमेट दिया गया है या वो फिर पढ़ाया ही नहीं गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस का दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर किसी भी व्यक्ति की या उसकी आलोचना करते हैं। ये सावरकर जी की आलोचना करते हैं, सिर्फ वो नेहरू परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके महत्व को ही दर्शाते हुए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की दिशा में कांग्रेस अग्रसर रही है। यही कारण है कि आज वर्तमान में पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को कांग्रेस से कोई आकर्षण नहीं रह गया। वो कांग्रेस की नीतियों को भलीभांति समझ गई है आज की युवा पीढ़ी, और वो वास्तविक इतिहास को जानना चाहती है। जिस प्रकार नहीं, तो अब तो सरकार आपकी 11 साल मोदी जैसी सरकार है, बहुमत की सरकारें हैं, तो अब तो नहीं लगता ये सही वक्त है? ये बिल्कुल सही वक्त है, और इतिहास का रीराइटिंग हो रहा है, पुनर्रचना इतिहास की हो रही है। कई लोग जो है वो वास्तविक सच्चा इतिहास लिखने के लिए प्रयासरत है, और कई पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी है, कई इस प्रकार के प्रयास सफल भी हो चुके हैं। तो आने वाली युवा पीढ़ी जो है, अब देखिए ये सोशल मीडिया का नहीं, क्या होता क्या है जिन साहब, जैसे निजी स्तर पे कई सारे लोग किताबें लिख देते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जो बच्चा जो प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक जो किताबों में जो इतिहास पढ़ता है, आपको नहीं लगता सारी चीज उसमें भी शामिल होना चाहिए? वो छोटा सा जवाब। एनसीईआरटी की बुक्स को भी रिवाइज किया गया है, उसमें भी अब इतिहास वो इतिहास नहीं है जो कांग्रेस के समय में पढ़ाया जाता था। आप देखिए एनसीईआरटी किताबों में भी काफी रिवीजन हुआ है, और वो इतिहास को सही दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतिहास को सही दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए, और जो इतिहास रहा है उसको भी तमाम सारे नेता उसी दृष्टिकोण से देखें, और जिस दृष्टिकोण की बात डॉक्टर मोहन भागवत ने की है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी देखें। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद जिन साहब आपका। तो संघ, संदेश और सियासत, और संघ के संदेश में सियासत ना हो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन एक तरह से एक ऐसा तार संघ प्रमुख ने छेड़ दिया खासतौर से वीर सावरकर को लेकर कि जिसकी गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देगी। वो फिर हम ये मानकर चल सकते हैं कि संघ ने एक तरह से सीधा संदेश उन्होंने दिया है। अब इस संदेश को मोदी सरकार कैसे लेती है, उनका संगठन कैसे लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब आने वाले जो भी भारत रत्न की लिस्ट होगी जारी, तो अगर डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ना सही, लेकिन हो सकता है डॉक्टर वीर सावरकर का नाम उसमें जरूर शामिल होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।